हाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लाखा मंडल पहुंचे और जहां पर आयोजित जनसभा में सीएम धामी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद किया है और प्रदेश के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख करते हुए लोगों से सहयोग और सुझाव मांगे हैं। जनसभा में भारी संख्या में ही लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री धामी की बातों को उत्सुकता के साथ सुना गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय समस्याएं और आवश्यकताओं को जल्द हल करने पर भी भरोसा दिलाया। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हमारे कर्मचारियों के बीच में की है, अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में उत्तराखंड राज्य में श्री प्रताप सिंह पवार जी उत्तराखंड सरकार में हैं और हमारे मूरत राम शर्मा जी यहाँ पर हमारे बहुत बड़े। कहाँ हैं मूरत राम जी? मूरत राम शर्मा जी जिन्होंने हमको बचपन से देखा, हमारे भाई जगत सिंह चौहान जी, इनका भी गांव नहीं है, हमारे गजेंद्र जोशी जी और पूरे, अब मैं एक एक का नाम लूँ, श्याम डोभाल जी भी हैं, राणा जी भी वहाँ पर हैं, चौहान जी हैं, नारायण सिंह जी हैं और सभी यहाँ पर हमारे सभी एक से एक वरिष्ठ सभी मंडल अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी लोग, सभी मंडल अध्यक्षों का भी, हमारे उत्तराखंडी जी का भी और सभी उपस्थित भाइयों का, बहनों का, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों का और मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों का मैं और हमारे मीडिया के मित्रों का, जिनके कारण से पूरी भीड़ जो है कभी अनियंत्रित भी हो जाती है आपके आगे दिखने के लिए, ऐसे हमारे सभी मीडिया के मित्र, मैं भगवान शिव की इस नगरी में आप सबका अपनी ओर से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमारे तीर्थ पुरोहित जी हैं, उनको भी नमन करता हूं और आप सब लोगों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर, हमारी माताओं ने, मेरी बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने जहाँ तिलक लगाया, पुष्प बरसाए, नौजवानों ने हमारे नौजवान युवाओं ने बहुत सारे नारे लगाए, उनका जोश देखते ही बनता था। तो और मेरे बड़े बुजुर्गों ने, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सबको पता है, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और मैं अभी 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया साथियों के साथ चर्चा कर रहा था, तब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप लोग देखिएगा कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में कौन से ऐसे निर्णय हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे नवाचार हैं, कौन से ऐसे विकास के रास्ते हैं जिनके बारे में पहली बार निर्णय हुआ है, राज्य बनने के बाद पहली बार जो निर्णय हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय, जैसे आप सबको पता है, हमने राज्य के अंदर नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले, उसके लिए हमने नकल का कानून बनाया और पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक युवा नौजवान भाइयों बहनों को अभी तक तो हमारे नौजवान युवाओं को, हमारे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, सबको आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी पर आने का अवसर मिल रहा है। और ये 26,500, अगर मैं नियुक्तियों के बारे में कहूं तो उत्तराखंड बन जाने से लेकर सभी सरकारों का मिलाकर ये 4.5 वर्षों में 2/3 से भी अधिक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भर्तियों का कालखंड आप कह सकते हैं। समान नागरिक संहिता का कानून जो भारत के संविधान में था, हमने सबसे पहले लागू किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। धर्मांतरण रोकने के लिए जिसकी एक समस्या
आज उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को रोकने के लिए हमने यहाँ पर कड़ा धर्मांतरण का कानून बनाया है, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है, और अभी अभी हमने शिक्षा में सुधार के लिए एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को राज्य के अंदर समाप्त करने का निर्णय लिया है कि आप राज्य के अंदर वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिन मदरसों में राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आप सबको पता है, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश के पहले नंबर का राज्य बन गया पूरे इंडेक्स में भारत के। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, होम स्टे का क्षेत्र हो, हमारा चाहे वित्तीय अनुशासन बनाना हो, उसमें भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में आज शामिल हो गए हैं। अनेक हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भगवान राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर 500 सालों के बाद फिर से वहां पर भगवान राम पूरी तरह से जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। महाकाल काशी में महाकाल का कॉरिडोर बन गया, वहां पर महाकाल लोक बन गया, काशी में काशी कॉरिडोर बन गया। हमारे राज्य में नए नए स्थानों पर, चाहे वो हमारे चारों धाम हो, केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, या हमारे ही महासू महाराज का हमारा हमारे चाहे यहीं पर हमारे हनोल में चाहे यहीं देश की आजादी के बाद अनेक ऐसे नए नए निर्णय हुए। हमारे यहीं हनोल में 120 करोड़ रुपए से महासू महाराज का उस पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, मास्टर प्लान बनाया जाएगा। 120 रुपए की स्वीकृति हो। चाहे आज केदारखंड के सभी हमारे मंदिर हों, अनेक मंदिर स्थलों का हो, या मानस खंड में आदि कैलाश जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जाना हो, जागेश्वर धाम जाना हो, हरिपुर तीर्थ कालसी में चाहे उसका नवनिर्माण पुनर्निर्माण, वहां अनेक घाटों का निर्माण हो, ऐसे अनेक कार्य हुए हैं। मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बोलना चाहता। अभी देखिए, ये महादेव सबको देते हैं, महादेव को कोई क्या दे सकता है? महादेव की इच्छा से ही सब कुछ होता है। महादेव की इच्छा न होती तो हम सब लोग यहाँ पर होते भी नहीं। उन्हीं की इच्छा क्या है? तो पुष्करधामी जैसा हो, देश का मुखिया कैसा हो, पुष्करधामी जैसा हो। महादेव की इच्छा ही हम सब के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। और मैं यहाँ आया हूँ निश्चित रूप से, ये ऐसा पांडवकालीन हमारा महादेव का ये नगर है, आध्यात्मिक नगर है। इस नगर को पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को देखना चाहिए, आना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद यहाँ लेना चाहिए, और इसको सुव्यवस्थित रूप से आगे इसको पूरी तरह से इसका विस्तार किया जाएगा, विकास किया जाएगा, एक इसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ। और इसके अतिरिक्त भाई गीताराम ने 16 सूत्रीय एक मांग पत्र मुझे दिया है, मैं उसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। और पहले भी शिव मंदिर समिति ने भी जो है हमको जो है बड़ा यहाँ पर मेरा बड़ा स्वागत भी किया इन्होंने, और एक मांग पत्र भी दिया है। मैं सबको अपना साथ लेकर जा रहा हूँ, सबका परीक्षण करवाने के बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ, महादेव को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि समय की थोड़ा कमी है, अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है, इसलिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अभी यहाँ से खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर राज्यपाल का स्वागत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्पगुच्छ के साथ किया है। समारोह में ही दीप प्रज्वलन के साथ ही बता दें आपको कि धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर पर ही आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया गया और कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ही गुरु
साहिब के ही जीवन और उनके बलिदान की कथा को अभिव्यक्त किया गया है। और इस मौके पर ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि नई पुस्तक में ही गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनके संदेशों पर ही व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है, जो देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि समारोह में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से खबर है, जहां पर संस्कृत अकेडमी में ही गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है। और इस मौके पर ही राज्यपाल का स्वागत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्पगुच्छ के साथ ही किया गया है। समारोह में ही दीप प्रज्वलन के साथ ही धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। कार्यक्रम में ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु साहिब के जीवन और उनके बलिदान की कथा को अभिव्यक्त किया गया है। और इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि नई पुस्तक में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनके संदेशों पर व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है, जो देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर में 2 दिन की गोष्ठी हुई, राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसके अंदर में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश, उससे पूरा राष्ट्र क्या सीखता है, मानवता क्या सीखती है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से रिसर्च और शोध किया। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी गई है उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस के ऊपर में, और उनसे हम क्या सबक सीखें। और ये विश्वविद्यालय ने तीसरी किताब, पहला गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर में, दूसरा 4 साहिबजादों के ऊपर में, और आज गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। खासकर आज जिस परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में नए नए नैरेटिव खड़े जा रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा परिवार, एक ऐसे गुरु, ऐसे बच्चे, ऐसे साहबजादे, कीड़े मकोड़ों को भी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन उन्होंने तो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने ही सचिवालय में अधिकारियों के साथ पीएम श्री स्कूलों की समीक्षा बैठक की। और इस दौरान ही उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि स्कूलों में ही कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय की स्थापना में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा है कि 1 माह के भीतर ही सभी 32 पीएम श्री स्कूलों में ही कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएं और पुस्तकालयों के लिए बजट शीघ्र आवंटित भी किया जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि 32 पीएम श्री स्कूलों में ही एकीकृत विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना में तेजी लाई जाए। जिन स्कूलों का बजट अभी जारी नहीं हुआ है, उसे 1 माह के भीतर जारी कराया जाए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार भी सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी और स्कूल प्रशासन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि स्कूलों में अब प्रयोगशाला को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। सचिव ने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम श्री स्कूलों की समीक्षा बैठक भी की गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने ही सचिवालय व अधिकारियों के साथ पीएम श्री स्कूलों में ये समीक्षा बैठक की है। और इस दौरान ही उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि स्कूलों में ही कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय की स्थापना में भी तेजी लाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 माह के भीतर सभी 32 पीएम श्री स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएं और पुस्तकालयों के लिए ही बजट भी शीघ्र ही आवंटित किया जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि 32 पीएम श्री स्कूलों में ही एकीकृत और विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना में भी तेजी लाई जाए। जिन स्कूलों का बजट अभी जारी नहीं हुआ है, उसे 1 माह के भीतर ही जारी कराया जाए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी और स्कूल प्रशासन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का ही अवकाश 24 नवंबर की जगह 25 नवंबर को घोषित किया है। इस संबंध में ही शासन ने आधिकारिक आदेश भी जारी किए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो तिथि निर्धारण में ही सुधार के बाद अवकाश को पुनर्निर्धारण किया गया है ताकि शहीद दिवस का पालन सही तिथि पर किया जा सके। आदेश जारी होते ही राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विभागों को संशोधित अवकाश कैलेंडर भेज दिया गया है। तो देहरादून से खबर है जहां पर अवकाश तिथि में ये बड़ा बदलाव किया गया है। गुरु तेग बहादुर अवकाश का जो तारीख है उसको लेकर अब बदल दिया गया है। 24 की जगह 25 नवंबर को छुट्टी दी जाएगी और शासन ने ये नया आदेश जारी कर दिया है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आपको बता दें और इसके साथ ही शीतकाल के लिए ही 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट और दोपहर 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के ही कपाट बंद होंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मंदिर को ही 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पंच पूजा के साथ ही शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धाम के ही बताया जा रहा है कि कपाट 25 नवंबर को ही दोपहर बाद ही 2:56 पर बंद कर दिए जाएंगे। परंपरा के अनुसार ही कपाट बंद करने के पूर्व ही बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा का भी विधान है। तो फूलों के साथ ही बद्रीनाथ को सजा दिया गया है और इसके साथ ही जो समय है आपको बता दें जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शीतकाल के लिए 25 नवंबर का बंद होंगे कपाट। समय भी आपको बता दें कि 2:56 पर कपाट बंद होंगे। तो पंच पूजा के साथ ही शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की भी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। धाम के कपाट 25 नवंबर को दोपहर बाद ही 2:56 पर ही बंद किए जाएंगे। परंपरा के अनुसार ही कपाट बंद करने से पूर्व बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा का भी विधान किया गया है। तो बद्रीनाथ को फूलों के साथ सजा दिया गया है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या पहले ही पहुंच रही है दर्शन के लिए और आपको बता दें शीतकाल के लिए ही बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की अब ये प्रक्रिया है जो वो शुरू हो चुकी है और धाम के कपाट 25 नवंबर को ही दोपहर बाद 2:56 पर बंद कर दिए जाएंगे। वहीं परंपरा के अनुसार ये भी है कि कपाट बंद करने से पहले ही बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा का भी विधान होता है। खबर देहरादून से है। राज्य के ही कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के लिए ही आने वाले 5 साल सुनहरे अवसर लेकर आएंगे। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी संस्थान 70% छात्रों को स्किल डेवलपमेंट और कार्यक्रमों से जोड़ने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ITI और इसके साथ ही पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों को ही उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अमृता विश्वविद्यालय के सहयोग से 40 महाविद्यालयों में ही वर्चुअल लैब की सुविधा भी शुरू की गई है और IIT कानपुर छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ही प्रदेश के 6,441 छात्रों को वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में ही परीक्षण देकर उनके करियर अवसरों को मजबूत किया है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कॉलेज छात्रों के लिए सुनहरा मौका अब मिल रहा है। टिहरी जिले में ही नरेंद्र नगर कुंजापुरी मंदिर के पास एक बस हादसा हुआ है। CMO टिहरी श्याम विजय ने बताया है कि बस में कुल 18 लोग सवार थे। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि 13 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 को ही गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है जबकि 10 अन्य को इलाज के लिए नरेंद्र नगर अस्पताल भेजा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के शीघ्र इलाज और राहत कार्यों के लिए सतत संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन और SDRF की टीम घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी हुई थी।
खबर रुड़की से है, जहां पर क्लियर पुलिस ने ढोंगी बाबा और इसके साथ ही बताया जा रहा है बड़ी कार्रवाई इनको खिलाफ की है और पुलिस ने ही कई जगहों पर छापेमारी भी कर 20 बेरूपी बाबा और वेशधारी व्यक्तियों को ही हिरासत में लिया है। आरोप है कि ये लोग बाबा के वेश में ही तंत्र मंत्र और जादू टोना का प्रदर्शन कर लोगों को धोखा दिया करते थे और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। वहीं पुलिस ने कहा है कि ऐसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी गई है। रुड़की पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक को ही नशीले कैप्सूल के साथ हिरासत में ले लिया है। आरोपी के पास से ही कुल 112 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं और पहली जांच में पता चला है कि आरोपी मेडिकल स्टोर की आड़ में ही अवैध कारोबार चला रहा था और यह मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो रुड़की से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि रुड़की पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ ही बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक को ही नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से ही बताया गया कि 112 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं और पहली जांच में ये जो सामने आया है कि आरोपी मेडिकल स्टोर की आड़ में ही अवैध कारोबार कर रहा था। ये मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र का है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खबर रुड़की से है, जहां पर मंगलोर कोतवाली पुलिस ने एक शादी समारोह में तमंचे के साथ ठुमके लगाने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है। जांच में पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। मामला तब सामने आया जब समारोह का ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गहनता से भी जांच की जा रही है। तो रुड़की से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां मंगलोर कोतवाली बताया गया है कि पुलिस ने ही एक शादी समारोह में तमंचे के साथ ही ठुमके लगाने का 2 युवकों के साथ ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई और इसके साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामला तब सामने आया जब समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल होने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है। देहरादून पुलिस ने रीना चौहान नामक हिंदू महिला के धर्मांतरण के प्रकरण में बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी की है। पहली जांच में सामने आया था कि महिला का धर्मांतरण कर उसे मुस्लिम नाम फरजाना अख्तर से ही दस्तावेज बनवाए गए थे। पुलिस को इस संबंध में कई सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर ही पूरे मामले की जांच जारी है। आरोप है कि महिला को उसके ही इच्छा के खिलाफ ही धर्म परिवर्तन कराया गया है। संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से ही जांच की जा रही है। व्यापक बनाया गया है इस पूरे जांच को और इसके साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई जल्द पूरी कर दी जाएगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।